शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और मेरे चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो कक्षा 10वीं का जो टॉपिक है संसाधन एवं विकास, समकालीन भारत में जो भूगोल वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट संसाधन और विकास को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध हो प्रत्येक वस्तु, एक सिंपल सी परिभाषा है कि पर्यावरण में उपलब्ध हो प्रत्येक वस्तु जो मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। अब आप जो भी अपनी खुली आंखों से देख रहे हो वह सब कुछ संसाधनों के अंतर्गत आता है, यानी कि जनसंख्या संसाधन, भूमि संसाधन, जल संसाधन, जो भी आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हो पर्यावरण में, वो सब कुछ संसाधनों के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, हमने संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया है, यानी कि एक तो है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। ये मोटे तौर पे हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन हैं वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं और मानवीय संसाधन हैं जो मानव ने अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से या संस्था के माध्यम से उनका विकास किया है, उनको बनाया है। तो हम आज जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो है संसाधन एवं विकास, कि संसाधन क्या है और उनका विकास कैसे किया जा सकता है, इनका नियोजन कैसे किया जा सकता है। ये सारा टॉपिक में हम पढ़ेंगे और देखेंगे और एक एक चीज़ को हम विस्तार से देखकर और उसको याद भी रखेंगे। तो बच्चों, आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ परिभाषा संसाधन। तो संसाधन क्या है? देखिए, संसाधन बच्चों हमारे पर्यावरण में, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी कि बच्चों, हमारे जो पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीकी की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से, यानी कि हमारे आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी कि हम उसको बना सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है और वह हम उसको मान्यता दे सकते हैं, ये संसाधन कहलाते हैं। तो ये पूरी जो परिभाषा है बच्चों, ये आपके वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आएगी, ये परिभाषा आएगी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। ये सामान्य सी परिभाषा है। अगर आपने ऐसा भी लिख दिया तब भी चलेगा। अगर आप ऐसे पूरी परिभाषा लिख देते हो तो और ही बेटर है, परंतु आपको यही लिखना है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीकी उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, संसाधन कहलाते हैं या एक संसाधन है। तो ये संसाधन की परिभाषा हो गई। अब आगे देखते हैं बच्चों कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित हैं।
यानी कि हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तु हैं, हमारे जो पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तु हैं बच्चों, उस वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों। यानी कि संसाधन जब विकसित होते हैं तो प्रौद्योगिकी यानी प्रकृति ने पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं, इन तीनों चीज़ों से हम संसाधनों का विकास करते हैं। यानी कि पर्यावरण में संसाधन, बहुत से संसाधन जो हम उनका प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं और बहुत से संसाधन ऐसे हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है। तो कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं यानी कि पर्यावरण, तकनीकी और संस्था यानी कि कोई भी मानव के द्वारा निर्मित फैक्ट्री या कुछ भी ऐसी संस्थाएं जहाँ पर संसाधनों का विकास किया जाता है, तो संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित हैं। ये हो गया साहब। अब आगे बढ़ते हैं। मानव प्रौद्योगिकी के साथ क्रिया करते हैं, यानी कि मानव हैं जो तकनीकी के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी कि मानव हैं, जो मानव हैं बच्चों, वह तकनीकी के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर? यानी कि मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी के साथ क्रिया की जाती है, यानी तकनीकी के साथ क्रिया की जाती है, जैसे कि उद्योग स्थापित करना या फिर किसी संस्था के माध्यम से संसाधनों का विकास करना, ये सब चीज़ें संसाधन इसमें आते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपकार समझते हैं? ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपकार समझते हैं? ऐसा नहीं है। यानी कि संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मानवीय और प्राकृतिक। तो संसाधन क्या है? संसाधनों को हम दो भागों में डिवाइड किया, मानविक भी है, कुछ संसाधन मानवीय भी हैं और कुछ संसाधन प्राकृतिक भी हैं। यानी हमारे पर्यावरण में कुछ संसाधन ऐसे उपलब्ध हैं जिससे मानव उनका उपयोग करता है और कुछ संसाधन मानव के द्वारा निर्मित हैं। तो देखिए, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, यानी कि जो संसाधन है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि संसाधन बच्चों मानवीय क्रियाओं का परिणाम है और मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है। यदि मानव नहीं होता तो संसाधनों का विकास, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का उपभोग कौन करता? तो मानव भी स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। यानी कि मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और तथा उन्हें उपयोग करते हैं। यानी मानव ही ऐसा बुद्धिजीव प्राणी है जो संसाधनों का उपयोग कर सकता है। यानी कि वो उस जैसे जिस मानव के कोई भी संसाधन जिस उपयोग में आता है वैसे उसको परिवर्तित करके ढाल कर वो उसका उपयोग करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जो ये संसाधन है इनका हम वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम अब क्वेश्चन आता है कि बच्चों कि संसाधन किसे कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पर इनको कितनी भागों में बांटा गया है। इतना सा क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार 3 नंबर का भी आ जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पर, या फिर हम कहें समाप्तता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या कहें हम स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या कहें विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितनी भागों में बांटा गया है। तो कि संसाधन किसे कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारा जवाब होगा बच्चों कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। एक छोटी सी परिभाषा है।
और उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला संसाधन है जैव और दूसरा अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों संसाधनों को हम जैव और अजैव दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए समाप्तता के आधार पर या समाप्त होने के जो समाप्त हो जाते हैं उसके आधार पर हम संसाधनों को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। समाप्तता के आधार पर नवीनीकरण योग्य संसाधन, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अब कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल है, इनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं बच्चों, यानी कि इनको हम वापस उपयोग में ले सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हम अनवीनीकरण संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इन संसाधनों को हम एक बार खपत होने के बाद में इनका दोबारा हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो तीसरा है संसाधनों का वर्गीकरण, वह है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि संसाधन यानी कि जो स्वामित्व होता है उसके आधार पर हम इस संसाधनों को तीन भागों में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन होता है बच्चों, से गाँव में किसी की ज़मीन है, किसी का भूखंड है, किसी का मकान है, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। सामुदायिक में शमशान है, बगीचे हैं, खेल का मैदान है, और भी जो सरकारी भवन हैं, ये समुदाय के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय के बच्चों मतलब होता है कि एक राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं वो एक देश के संसाधन हैं, यानी एक देश की जो सीमा के अंतर्गत जो भी उस देश में हैं वह राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का बच्चों, जैसे कि अपने देश से 200 मील दूर के बाद में जो भी संसाधन है, जैसे कि महासागर हैं, अब महासागर में जो भी चीज़ निकलती है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। नेक्स्ट, विकास के स्तर के आधार पर। अब देखिए बच्चों, जो विकास का जो स्तर है उसके आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण देखें तो संभावी, कुछ संसाधन संभावना है कि यहाँ पर कोयला निकल सकता है, यहाँ पर पेट्रोल निकल सकता है, तो कुछ संसाधन संभावी हैं। विकसित भंडार, अब हमने संसाधनों की खोज तो कर ली, परंतु तकनीकी उपयोग के माध्यम से हम उनको अभी उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तकनीकी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, तो वो विकसित भंडार में आते हैं। और हमें पता चल गया यहाँ पर अथाह भंडार है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोयले का अथाह भंडार है, तो वह विकसित भंडार में आ जाते हैं। और संचित कोष बच्चों ऐसा है कि वह संसाधन जो कि हैं, हमें पता है कि यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है, यानी कि पेट्रोल डीजल हैं, तो हम उसका आने वाले भविष्य में, ये कोष है हमारा, और आने वाले भविष्य में इनका दोहन कर सकते हैं, ये संचित कोष के अंतर्गत आता है। तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक है भौतिक, ये मानव, और मानव के द्वारा संसाधनों का कैसे नियोजन किया जा सकता है, कैसे मानव, प्रौद्योगिकी और संस्था और पर्यावरण के बीच में कैसे अंतर संबंध हैं, इस डायग्राम के द्वारा, इस माध्यम से बताए गए हैं। तो भौतिक पर्यावरण, यानी कि ये जो पूरा ही है बच्चों, ये भौतिक पर्यावरण है। ये कैसा पर्यावरण है? ये भौतिक पर्यावरण है। और भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति। अब इस बीच में मानव है, ऊपर प्रकृति है, इधर प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी के माध्यम से, और ये संस्था यानी कोई भी फैक्ट्री हो या उद्योग हो या फिर लोगों का समूह हो जो संसाधनों का दोहन करता हो, तो ये सब मिलकर एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो ये प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध है। यानी अगर इनमें से एक टॉपिक, एक चीज़ भी हटा दी जाए तो हम संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते। ये है कहने का अभिप्राय। अब हम आगे देखेंगे बच्चों कि भाई संसाधन। अब देखिए बच्चों, तो हम संसाधन देखें तो संसाधनों को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं।
प्राकृतिक और मानविक, यानी कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, प्राकृतिक और मानविक। और हम संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया हमने पहले वहाँ पर, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। अब हम इनको एक मोटे तौर पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं और मानवीय संसाधन होते हैं। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, एक तो नवीनीकरण योग्य संसाधन, एक अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अब देखिए, नवीनीकरण योग्य संसाधनों में सतत अथवा प्रवाह, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। तो सतत अथवा प्रवाह जैसे कि जल है, पवन है, ये सतत अथवा प्रवाह यानी कि लगातार चलने वाले और लगातार बहने वाले संसाधन हैं, जल तथा पवन। अब देखिए, नवीनीकरण योग्य संसाधन में जैव संसाधन भी आता है। तो जैव संसाधनों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एक तो प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें कि वन आते हैं, जिनको हम प्राकृतिक वनस्पति, जिनको हम मानव की इसमें कोई भूमिका नहीं होती और ये इनका उद्भव निरंतर चलता रहता है और ये प्रक्रिया मौसम जलवायु के हिसाब से चलती रहती है। तो ये जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति, इसमें वन्य जीव, ये जो वन्य जीव है, जो जंगलों में निवास करते हैं, जो शेर हैं, लोमड़ी हैं, चीता हैं, भालू हैं, जो भी हैं, जो आप वनों में जो जीव जंतु देखते हैं, ये सब किसमें? जैव संसाधनों में आते हैं। अब देखिए बच्चों, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अब अनवीनीकरण योग्य जो संसाधन है बच्चों, उनको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। यानी कि जो अनवीनीकरण जो संसाधन होता है बच्चों, वो 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पुनः चक्रीय। जैसे कि धातु। अब धातु ऐसा संसाधन है बच्चों कि हम इसको किसी भी रूप में ढाल सकते हैं पिघलाकर। इस सोने को हम कितनी भी बार भी उसको पिघलाकर कुछ भी वस्तु बना सकते हैं। लोहे को हम कितनी भी बार पिघलाकर उसको कोई भी वस्तु में ढाल सकते हैं। तो ये पुनः चक्रीय हैं, यानी इनका हम उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं, इसलिए इनको पुनः चक्रीय अनवीनीकरण संसाधन में एक तो होता है पुनः चक्रीय और अचक्रीय। तो ये पुनः चक्रीय हैं, जैसे कि धातु। अचक्रीय में बच्चों जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन होता है बच्चों, तो वो क्या होता है कि एक बार खपत होने के बाद में उसको हम पुनः चक्रीय नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको अचक्रीय हैं। जैसे कि मान लीजिए का डीजल एक बार खपत हो गया, उसको हम दोबारा का उपयोग में नहीं ले सकते हैं। कोयला एक बार जलने के बाद में हम उसको दोबारा का उपयोग में नहीं ले सकते। तो ऐसे ही ये अचक्रीय संसाधन है, जिसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये जीवाश्म ईंधन आते हैं। अब देखिए मानवीय जो अब ये तो हो गया आपका प्राकृतिक संसाधनों को हमने नवीनीकरण योग्य अनवीनीकरण योग्य में बांटा। इसके बाद में नवीनीकरण योग्य जो संसाधन है उसमें सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि जल है, पवन है। जैव में देखो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। अनवीनीकरण योग्य में देखिए पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु, और अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब मानवीय संसाधन, इसमें संरचना और संस्था है। संरचना और संस्था का मतलब होता है बच्चों कि मानव के द्वारा किसी भी उद्योग, फैक्ट्री, इनका निर्माण किया जाता है। ये मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है। जैसे कि मेज बना दी, मानव भी एक संसाधन है। वो किस में आता है? मानव में। अब मात्रा और गुणवत्ता, और कितनी मात्रा में है, क्या गुणवत्ता है, ये मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका यहाँ तक का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ये टेबल और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये परिभाषा तो आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए किसकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो ये वेरी मोस्ट परिभाषा है। एक नंबर की परिभाषा 100% आएगी, नोट कर लेना। और दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गए हैं, नवीनीकरण योग्य संसाधन, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों देखिए,
4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संभावी संसाधन, विकसित भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। आज का टॉपिक यही क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद, अगले टॉपिक में मिलते हैं। ओके।